लिखो डाइपोल, लिखो टॉपिक। चलिए क्लास में फटाफट ये सब जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। डाइपोल को यहाँ पी से डिनोट करेंगे सबसे पहला चीज। कोई क्लास में ये बता सकता है डाइपोल क्या होता है? कोई भी? पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज। और कोई? सब ठीक बोल रहे, लेकिन जो मेन मुद्दा वाला बात है वो नहीं बोल रहे। हाँ? बहुत पास होता है। कितना पास? बहुत पास का मतलब कितना पास? इधर देखो, इतना तुम लोग सब सही बोले कि पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव, पॉइंट चार्ज, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ये ठीक है भाई। डाइपोल किसको बोलेंगे? इसमें किसको डाइपोल बोलोगे? सिस्टम को। ये चीज छूट रहा था। ये जो सिस्टम है ना, यानी एक सिस्टम जिसके अंदर दो चार्ज होना चाहिए, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड वाइज सेम होना चाहिए कि अलग अलग भी चलेगा? सेम होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हम सिंपल इसको लिखेंगे सिस्टम ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस separated by some distance। उस डिस्टेंस के बारे में अभी आपको कोई बात नहीं करना है कि डिस्टेंस बहुत पास होगा, बहुत दूर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो याद करना है सिस्टम को बोलेंगे जो सेपरेट होगा कुछ डिस्टेंस डी पर। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? डाइपोल। ठीक है, जिसमें कंसिस्ट होगा इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। ठीक है, अब डाइपोल को कैसे डिनोट करेंगे? पी से। अब कोई भी चीज होता है तो उसका दो होता है। ठीक है, एक तो उसका यूनिट होता है और दूसरा वो क्वांटिटी होता है। वो क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर। तो फटाफट अगर वेक्टर बोल दिए हो तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी होगा और वेक्टर का डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड अभी छोड़ो, डायरेक्शन बता दो खाली। नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी अगर ये डाइपोल हम बोल रहे हैं तो इस डाइपोल का किधर डायरेक्शन होगा? तो हम सिंपल ये बोलेंगे कि इस डाइपोल का डायरेक्शन होगा नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और उसको पी वेक्टर से डिनोट करेंगे। और अगर इसका मैग्नीट्यूड का बात करें तो सिंपल लिखेंगे क्यू इंटू डी। क्यू क्या है? पॉजिटिव की नेगेटिव? कोई हमेशा देखो, जब वेक्टर रहेगा, हम बार बार बताएं तुम लोग को, जब भी वेक्टर रहेगा तो वहां प्लस माइनस यूज नहीं करते हैं, क्योंकि प्लस माइनस वहां क्या बताता है? डायरेक्शन। यह सिर्फ मैग्नीट्यूड और डी उसका क्या है? डिस्टेंस। उतारो इसको यहाँ पे फटाफट। इधर आ जाओ, थोड़ा दिख रहा है बढ़िया से यहाँ। ठीक है, ये डाइपोल का एक बेसिक जानकारी हुआ कि डाइपोल किसको बोलते हैं, डाइपोल क्या। अच्छा, यूनिट क्या होगा? यूनिट बता दो फटाफट। कूलम मीटर। डैश लिखना, नहीं तो सेंटीमीटर लोग समझ लेगा। ठीक है, अब इसी डाइपोल के बारे में बहुत चीज पढ़ना है। ठीक है, ठीक है, ये डाइपोल आपका केमिस्ट्री में भी यूज हुआ था, पर वहां आप लोग ध्यान ही नहीं दिए। वहां बात करते थे डाइपोल मोमेंट का, केमिकल बॉन्डिंग। चलिए उसको थोड़ा सा देखते हैं कि वहां डाइपोल मोमेंट कैसे बात करते थे। तो डाइपोल मोमेंट वहां कैसे बात करते होगे? तो एक ऐसा कुछ रहता होगा एक्स वाई, ऐसा कुछ रहता होगा ना, एलिमेंट वगैरह। तो होता क्या होगा कि इसमें पार्शियल चार्ज आता है, जो जो बोला कि पार्शियल चार्ज आता है, इसमें कुछ पॉजिटिव और इसमें कुछ नेगेटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें कुछ पॉजिटिव। तो देखो, ये प्लस और माइनस एक डाइपोल बनाया, इधर भी प्लस और माइनस एक डाइपोल बनाया। तो इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर, इसका डाइपोल का डायरेक्शन इधर। और डाइपोल स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है। तो यहाँ दो डाइपोल बन गया, P1 और P2। तो नेट डाइपोल जब बात करते थे तो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। तो बताओ P1 और P2 का रिजल्टेंट किधर जाएगा? नीचे। तो यही हो गया नेट डाइपोल। और नेट डाइपोल निकालने के लिए याद है ये थीटा का भी जरूरत होता था, तो वहां बॉन्ड एंगल भी पढ़ते हुए केमिस्ट्री में ये। और यहाँ डी बॉन्ड लेंथ हो गया और थीटा क्या हो गया? बॉन्ड एंगल हो गया। तो ये केमिस्ट्री में यही सब सारा चीज था। तो फिजिक्स में हम लोग को यहाँ पर दूसरा टाइप से पढ़ना है।
मतलब ये सब नहीं पढ़ना है। पहला लिखिए उसमें, उसके आगे पहला इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, इसका डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए, इसलिए डेरिवेशन हम करवा दे रहे हैं, और डेरिवेशन तुम ही लोग करोगे, हम नहीं करेंगे। ठीक है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना है? डाइपोल का। ठीक है, और डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि अगर हम यहाँ एक ले रहे हैं प्लस क्यू और दूसरा क्या ले रहे हैं माइनस क्यू, दोनों के बीच सेपरेशन कितना लेते हैं? डी। अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ बताना है वो भी बताते हैं। जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ यहाँ बताना है। एक हो गया इसका एक्सियल लाइन जो एक्सिस से पास करेगा, दूसरा इसका कौन सा हो गया? इक्वेटोरियल लाइन। यानी कि आपको दो जगह पर पूछा जाएगा, एक पूछा जाएगा कि एक्सियल लाइन पर किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, दूसरा ये पूछा जाएगा इक्वेटोरियल लाइन पर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो। आपके सिलेबस में यही दोनों है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में पूछेगा ये दोनों तो ठीक है, कहीं भी बता दो। ठीक है, यानी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए? एक्सियल। दूसरा कहाँ पढ़ेंगे? इक्वेटोरियल। और थर्ड कहाँ पढ़ेंगे? एट एनी पॉइंट। ठीक है, तो इसके नीचे एक सब हेडिंग डालो, एट एक्सियल पोजीशन। एट एक्सियल पोजीशन, एट एक्सियल पोजीशन। अब एक्सियल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि एक प्लस क्यू होगा, दूसरा एक माइनस क्यू होगा, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस डी। एक लाइन ले लिए और इस पॉइंट पर निकालना है। अच्छा, इस पॉइंट पर किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है? डाइपोल को। और डाइपोल का मतलब क्या? दोनों के कारण। तुम बताओ, ये बताओ कि हमको डाइपोल से यहां लिखना है, तो डिस्टेंस कहां से ले? सेंटर से, क्योंकि ना इसका लेना है ना इसका, हमको किसका लेना है? डाइपोल का। तो डाइपोल का लेने के लिए हम लोग कहां से बात करते हैं? सेंटर। यानी हमेशा डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से। डाइपोल के लिए याद रखना कि डिस्टेंस हमेशा कहां से कैलकुलेट करोगे? सेंटर से। अब हमको पता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसका भी होगा और इसका भी होगा। इस माइनस क्यू के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? अपनी तरफ। इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, और प्लस क्यू चार्ज का किधर होगा? उधर होगा। मेरे को ये बताओ यहाँ किसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट मारेगा? माइनस क्यू वाला कि प्लस क्यू वाला? माइनस क्यू, क्योंकि उसके पास में। तो यहाँ अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम बात करें तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई ऑफ माइनस क्यू माइनस ऑफ ई ऑफ प्लस क्यू। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखने के लिए हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए। बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? r माइनस डी बाई टू। देखो ये वाला r है और ये d है, तो इसका आधा कितना हो गया? d बाई टू। तो r में से ये हटा दिया जाए तो r माइनस डी बाई टू। और प्लस क्यू का यहां से लिखने के लिए हमको ये डिस्टेंस चाहिए। ये डिस्टेंस कितना होगा? r प्लस डी बाई टू। अब काम में तुम लोग लग जाओ, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां लिखो। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका यहाँ पर कितना होगा? फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज का? के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखो, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखो, और इसको सॉल्व करते हुए जितना आगे तक जा सको पहुंचो, जितना आगे तक जा सको। यहाँ दोनों का फॉर्मूला लिखो और सॉल्व करना स्टार्ट करो। यहाँ के बाद पूरा मैथ्स है, और हम देखना चाहते हैं तुम कितना नीचे तक जा सकते हो सॉल्व करके, उसको कितना छोटा कर सकते हो, सिंप्लीफाई। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में प्लस माइनस यूज करेंगे क्या? यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे, चलो बताओ माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे? के क्यू बाय कितना? आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस यूज तो नहीं करना है, क्योंकि प्लस माइनस सिर्फ क्या बताता है? डायरेक्शन। माइनस प्लस क्यू का क्या लिखोगे? के क्यू बाय आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे। दोनों में से के क्यू कॉमन आ गया, 1 बाय आर माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय
आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। करो इसको, सॉल्व करो, मैथ्स लगाओ फटाफट, इसको सिंप्लीफाइड वर्जन में निकाल के दिखाओ क्या आएगा जल्दी। एक सिंप्लीफाइड वर्जन में बताओ क्या आना चाहिए। और 12th वाला मैथ्स की तरह ऐसा नहीं कि बच्चों टाइप लिख रहे हैं फिर काट रहे हैं, जल्दी जल्दी। कितना है राज? आया तो है, चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इक्वल टू के क्यू, ऊपर बताना क्या आएगा। देखो ये r प्लस, हम क्या किए नीचे दोनों कैल्शियम ले लिए, r प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर इधर आएगा। चलो हम पूरा ही सॉल्व करके दिखाते हैं। माइनस r माइनस डी बाई टू का होल स्क्वायर। अच्छा नीचे क्या लिखे, नीचे इसका भी होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं r माइनस डी बाई टू इंटू आर प्लस डी बाई टू का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का होल स्क्वायर तो एक साथ लिख दिए। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो गया, तो नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर मेरे को बताओ क्या बचेगा। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, उसका भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, तो दोनों का माइनस हो रहा है तो क्या कैंसिल होगा, दोनों का ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इसका टू ए बी कॉस थीटा और उसका भी टू ए बी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा फोर ए बी कॉस थीटा। तो फोर ए बी यही होगा, यही होगा ना, यही फॉर्मूला था ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, उसका भी होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए माइनस टू ए बी, यहां माइनस है तो वो कितना हो जाएगा प्लस, तो फोर ए बी। नीचे क्या बैठेगा, यही होगा लास्ट में। देखो तो ये टू टू क्या हो गया कैंसल, ऊपर आ जाएगा टू के क्यू डी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाय फोर का स्क्वायर। देखो यहां तक पहुंचे सब लोग, एक आर छूट गया ना। अगर यहाँ, हाँ क्या हो गया, यहां तक आ गए। अब बस यहीं के बाद एक अप्रोक्सीमेशन करना है। क्या अप्रोक्सीमेशन, अच्छा केमिस्ट्री में वो बॉन्ड लेंथ कितना बड़ा होता था, केमिस्ट्री में जो बॉन्ड लेंथ होता था, डाइपोल जो बनता है वो बॉन्ड लेंथ होता है ना, तो बॉन्ड लेंथ कितना बड़ा होता है -10 में, यानी वो डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है कि बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा। तो इस केस में जो हम डिस्टेंस यहां निकालना चाह रहे हैं किसी भी डिस्टेंस r पे, तो r बड़ा होगा कि ये d बड़ा होगा, r बड़ा होगा और d उससे छोटा होगा। तो यहीं पर अप्रोक्सीमेशन करना है कि r इज वेरी ग्रेटर देन d। तो मेरे को ये बताओ अगर r बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, तो उसके सामने d जो है वो बहुत छोटा क्वांटिटी होगा। तो आर स्क्वायर के सामने ये वाला जो टर्म है, ये वाला, उसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट किया जा सकता है। तो उसके बाद हम लिखेंगे टू के क्यू डी आर डिवाइडेड बाई, नीचे कितना होगा आर टू द पावर 4, क्योंकि आर स्क्वायर का पावर 2 हो गया, एक आर कैंसल होगा। और एक और चीज बता रहे हैं यहां ध्यान समझो, इस Q इंटू डी को क्या लिख सकते हैं, डाइपोल लिख सकते हैं। तो एक रेडीमेड फॉर्मूला निकल के आ गया, लेकिन साथ में ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट निकालने के अप्रोक्सीमेशन के बाद निकालना है, अप्रोक्सीमेशन के बाद। यही लोग भूल जाता है कि ये फॉर्मूला तभी तक वैलिड है, कब तक, जब r का वैल्यू d से क्या है, बहुत बड़ा है, तभी ये लिख सकते हैं 2kp बाय आर क्यू। ठीक है, और इसमें सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट, इधर इधर देखो,
इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर है। इस पॉइंट पर बताना। मतलब किधर, राइट साइड की लेफ्ट साइड? क्योंकि यहाँ प्लस क्यू को डोमिनेट करेगा लेफ्ट साइड। तो हम ये देख रहे हैं, और इसमें डायपोल का डायरेक्शन किधर है? माइनस से प्लस। तो एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इन एक्सियल लाइन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, क्या वो डायपोल के ही डायरेक्शन में है? डायपोल भी किधर है? इधर। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है? इधर। तो यानी डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। यानी कि इस फॉर्मूले को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या ऐसे लिखने में कोई गुनाह है? देखो तो, क्योंकि जो डायरेक्शन डायपोल का होगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। उतारो बढ़िया से तुम। ये डेरिवेशन स्कूल्स में तो पूछा ही जाता है, इसलिए हम करवा भी दिए, लेकिन हमको आगे न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए ये वाला इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है? सेम। तो बच्चों टाइप का डेरिवेशन है, आधा तो ज्यादा इसमें खाली मैथ्स है और कुछ नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, एक्सेल वाला तो हम सिखा दिए, अब इक्वेटोरियल में एक पॉइंट लो और निकाल लो इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करो, इक्वेटोरियल का ट्राई करना स्टार्ट कर दो, देखते हैं कितना लोग बना पाता है। और लास्ट में वहां भी अप्रोक्सीमेशन ले लेना कि आर बहुत बड़ा है, और फाइनल एक आंसर निकाल के बताओ एग्जैक्ट। फॉर्मूला तो रट रखा है, डिराइव करो। डी डी चलिए बनाइए, पूरा सॉल्व करो इसको भाई। डिराइव करो जी, सब लोग डिराइव करो। सब लोग लगो। अच्छा इधर बताओ, इधर इधर हम ही बना देते हैं फटाफट। इस प्लस क्यू का, इधर इधर, इस प्लस क्यू का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, माइनस का अपने तरफ, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा कि अलग अलग होगा? सेम होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस दोनों का सेम है। हमेशा जिस पॉइंट पर निकालना है डिस्टेंस हमेशा सेंटर से लेंगे। ये आर होगा और ये डी बाई टू होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4, वो भी डिस्टेंस वही होगा। अब अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों का रिजल्टेंट किधर जाएगा? बीचों बीच, यही नेट होगा। कैसे निकाले नेट? प्लस कर देगा, 2 ही हो जाएगा। वाह गधा। हम कभी भी बोले कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए हमको ये थीटा चाहिए, अगर थीटा नहीं दिया हुआ है मान लो
ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा थीटा, सिमेट्री से। इस ई का दो कंपोनेंट होगा, किधर किधर, इधर होगा ई कॉस थीटा, ऊपर होगा ई साइन थीटा। इसका भी होगा ई कॉस थीटा, इसका भी होगा ई साइन थीटा। कौन सा कैंसल मारा, साइन। तो नेट को हम क्या लिखेंगे, कॉस थीटा। अब जो जो चीज हम माने उसको वैल्यू पुट कर देंगे। जैसे टू तो टू ही रहेगा। अब ई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इसका यहां पर है, तो फॉर्मूला था के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां लिखेंगे के क्यू डिवाइडेड बाय आर का डिस्टेंस बताओ, यही डिस्टेंस होगा। तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 का होल स्क्वायर इनटू। अब थीटा तो हमको पता नहीं था, अपने मन से मान लिए थे। अब हम बोलेंगे कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, देखो तो। अब हमको अगर थीटा नहीं पता तो याद करो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में कॉस थीटा तो लिख ही सकते हैं। तो इस ट्राइंगल में बताओ, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कॉस थीटा क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस ट्राइंगल में बेस क्या है, ये डी बाई टू, और हाइपोटेनस क्या है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। अब इसको बढ़िया सा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखते हैं। यहां पर 2 और 2 कैंसिल हो गया, ऊपर हो जाएगा के क्यू डी, नीचे क्या बैठेगा जल्दी बताओ। हाँ हाँ, यहाँ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का पावर 1/2 है, और यहाँ ये वाला 2 और ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का पावर, यहाँ 1 और यहाँ 1/2, कितना हो जाएगा 3/2। ठीक है। अब हम लोग एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे, क्या अप्रोक्सीमेशन लेंगे कि आर इज वेरी ग्रेटर ग्रेटर देन डी। अब बताओ, इस क्यूडी को फिर से क्या लिख सकते हैं, पी लिख सकते हैं, के पी, नीचे क्या बैठेगा, कितना आसान है। यहां का आंसर था 2 केपी बाय आर क्यूब, और यहां है केपी बाय आर क्यूब। यानी एक्सियल में और इक्वेटोरियल में कहां ज्यादा होता है, एक्सियल में, और कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। अब खाली मेरे को बताओ, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो यहां पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, उधर, और डायपोल का डायरेक्शन उल्टा, इस साइड। डायपोल उल्टा है ना जी। तो अब बताओ, अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में अगर, क्या ये वाला लिखना सही है या गलत है, गलत है। सही करने के लिए माइनस, बस यही। उसमें और इसमें उल्टा है, उसमें सेम है इसलिए प्लस है, और यहाँ उल्टा है इसलिए यहाँ माइनस है। उतारो। और ये भी लिखा जा सकता है क्या, देखो तो, ई एक्सियल बाई ई इक्वेटोरियल 1/2 की 2/1। चलिए इसको उतारो फटाफट। ठीक है। ये दोनों का डेरिवेशन हम इसलिए करवाएं ताकि ये स्कूल्स में पूछता है, इसलिए हम करवा दिए। कॉम्पिटेटिव में इसका 0% भी यूज नहीं है। कॉम्पिटेटिव में क्या क्या यूज है, एक तो दो फॉर्मूला, और ये वाला प्लस और माइनस। यहां तक सबको क्लियर है, उतार लो फटाफट फिर आगे बढ़ाएंगे। है ना।
नेक्स्ट लिखिए, जिस जो हम लोग को पढ़ना है, एट एनी पॉइंट। कॉम्पिटिटिव यही टारगेट करेगा आपको किसी भी पॉइंट पी पर, ठीक है। और इसको कितने समझदारी से बनाएंगे और कितने आसानी से बनाएंगे वो देखना, ठीक है। एक लाइन में बना सकते हो एट एनी पॉइंट का, बस खाली तरकीब देखना कि हम क्या तरकीब यूज कर रहे हैं। कि अगर हम इसको एक डाइपोल पी बोल रहे हैं, ठीक है, माइनस किधर है, इधर, प्लस किधर है, उधर। अब हमको इसका इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए इस पॉइंट पर, ठीक है, एट अ डिस्टेंस आर। अब दिक्कत क्या है कि ये पॉइंट ना तो एक्सियल में है ना तो इक्वेटोरियल में, तो फॉर्मूला बैठा के लिख देते हैं। तो हम एक दिमाग लगाएं, इसको एंगल थीटा मान लिए। हाँ, तो कंपोनेंट तोड़ने से क्या फायदा होगा, जैसे इस पी का दो कंपोनेंट लिए, ठीक है, एक इधर लिए, ये हो गया पी कॉस थीटा, और एक जस्ट इसके अपोजिट आएगा पी साइन थीटा, क्योंकि वेक्टर है तो कंपोनेंट मार ही सकते हैं। अब फायदा मेरे को क्या हुआ कि ये जो पी पॉइंट है, ये जो पी पॉइंट है वो पी कॉस थीटा के लिए एक्सियल में आ गया, और ये पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल में आ गया। अब अगर ये आ चुका है तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। एक्सियल में फॉर्मूला था 2kp बाय आर क्यू, अगर पी होगा तो, और यहाँ पी है कि पी कॉस थीटा, और साथ में एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल दोनों का डायरेक्शन सेम होता है। तो इस पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसको बोलेंगे E1 2kp cos थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू। केपी कॉस थीटा का लिखे, क्योंकि पी का लिख रहा है कि पी कॉस थीटा का, पी कॉस थीटा का, इसको मिटाते हैं। अब दूसरा, इस पी साइन थीटा के लिए इक्वेटोरियल है ना, तो इक्वेटोरियल में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इसके अपोजिट। अपोजिट मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इसको बोल रहे हैं E2, क्या लिखोगे, केपी साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर क्यू, माइनस फिर प्लस माइनस, प्लस और माइनस सिर्फ क्या बताता है, डायरेक्शन। तो इसका अपोजिट बना दिए। इन दोनों के बीच कितना एंगल, 90 डिग्री है, क्योंकि ये इधर है और ये वाला इसके पैरेलल, 90 डिग्री। अब मेरे को बताओ दोनों का क्या मैग्नीट्यूड सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। अब तो डायरेक्ट √2 टाइम्स नहीं लिख सकते, तो ई नेट हम बोलेंगे दोनों के बीच अगर 90 डिग्री है तो रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। आगे नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि cos 90 कितना होता है, 0। तो इसका लिखेंगे 2kp cos थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर। थोड़ा मैथ्स अगर हम जल्दी लिखें तो इसमें से kp बाय आर क्यूब, उसमें भी kp बाय आर क्यूब का होल स्क्वायर और रूट से बाहर आ जाएगा। kp बाय आर क्यूब तो किधर आ गया, बाहर, रूट अंडर, यहां क्या बचेगा, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर, तो उसको लिख देंगे 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब हम ये बोलेंगे कि एक cos स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा मिलकर 1 बना देगा, तो अभी कितना cos स्क्वायर थीटा बचा रहेगा, 3 cos स्क्वायर थीटा। तो फाइनल रिजल्ट आपको याद रखना है kp बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनना, इस दोनों का जो नेट है वो किधर जाएगा, बीचों बीच तो नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। अब ये जो ई नेट है फिर से एक एंगल बनाएगा, इसको एंगल क्या बोलते हैं, फाई। बताओ टेन फाई क्या लिखेंगे, टेन फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। इन दोनों में कौन परपेंडिकुलर है, ये वाला, क्योंकि थीटा वाला बेस होता है, तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो मेरे को ये बताओ टेन फाई अगर परपेंडिकुलर बाय बेस डिवाइड करें क्या बचेगा, केपी बाय आर क्यूब दोनों में कैंसिल होगा, तो इसमें क्या बचेगा, साइन थीटा, उसमें क्या बचेगा 2 cos थीटा, और इस साइन थीटा बाय cos थीटा को टेन थीटा। यही मजेदार चीज था कि वो जो टेन फाई वहां जो एंगल बनेगा वो टेन थीटा होल डिवाइडेड बाय 2, थीटा बाय 2 नहीं। अच्छा इन दोनों में फर्क है,
आसमान जमीन का फर्क है ना। यहाँ याद रखना टेन थीटा बाई टू नहीं है, टेन थीटा होल डिवाइडेड बाई टू है। उतारो इसको। क्या हो गया? हाँ बंद करो बंद करो, ठंडा मार देगा। एसी बंद कर देते हैं थोड़ा देर के लिए। हाँ चलिए यहाँ तक उतारिए सबसे पहले। कि डाइपोल खत्म हो जाएगा ना, तो डाइपोल खत्म होगा तो समझो कि इलेक्ट्रोस्टैट्स का एक टॉपिक खत्म हो गया। फिर हम लोग उसके बाद दूसरे टॉपिक में एंटर करेंगे जिसको बोलते हैं कंडक्टर्स, गॉस लॉ, ये सब स्टार्ट हो जाएगा। अभी डाइपोल में बहुत पढ़ना है, ऐसे स्कूल्स में देखोगे तो इतना डिराइव करके छोड़ देता है, खत्म हो जाता है। लेकिन अभी हम लोग इसमें डाइपोल में बहुत दूर तक पढ़ेंगे अभी। ठीक है, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया सबका? चलिए एक क्वेश्चन लिखिए, ठीक है। फाइंड द एंगल मेड बाय, फाइंड द एंगल मेड बाय द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द एंगल मेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विथ डाइपोल, with dipole at any point P, at any point P, at any point P। आंसर क्या होगा? आंसर लिखो। वो सही बोला, 5 + थीटा। बच्चा लोग रट के चल जाता है 10 फाइ 10 फाइ 10 फाइ। पर यहाँ पर एंगल किससे पूछा है? वो फाइ जो एंगल निकाले वो कहां से निकाले? इससे निकाले है ना जी। और क्वेश्चन में एंगल कहां से पूछा? डाइपोल से। तो डाइपोल से ये वाला एंगल कितना होगा? तो सबसे पहले ये एंगल कितना है? थीटा+फाइ। नीचे लिखो थीटा+फाइ। और फाइ कितना है तो यहां से निकाल सकते हैं फाइ। फाइ तो निकाला जा सकता है ना, अगर थीटा पता हो तो 10 थीटा/2 निकाल के 10 फाइ निकाल सकते हैं। और टोटल जो एंगल होगा विथ डाइपोल रूल, इसको आंसर देंगे थीटा+फाइ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ तो एक क्वेश्चन लिखिए, है ना, मजेदार टाइप का क्वेश्चन लिखिए। एक -q और एक +q, दो चार्ज दिया हुआ है, एक इक्वेटोरियल लाइन है, ठीक है। इस इक्वेटोरियल लाइन पर इस पॉइंट से, इस पॉइंट से एक चार्ज +q यहां से रिलीज किए, उस पॉइंट से रिलीज कर दिए, ठीक है।
तो उस पॉइंट से अगर हम रिलीज करेंगे तो उसका मोशन कैसा होगा वो बताना है। पहला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अगर हम यहां से एक प्लस क्यू चार्ज रिलीज कर देते हैं तो इस पॉइंट से जो चार्ज मूव करेगा वो किस पाथ पे मूव करेगा? इस पाथ पे, इस पाथ पे, इस पाथ पे, या इस पाथ पे? वन का, वन के अपोजिट में। चलिए एक ऑप्शन और दे देते हैं, फिफ्थ, सिक्स। एमजी एमजी नहीं सोचना है, हाँ पहले बता रहे हाँ। चलिए सब सोच लिए, 5 6 7, एक ऊपर ही बना देते हैं 8। हाँ जी, कितने लोगों का ऑप्शन वन और वन है? वन वन, एक लोग का। चलिए कितने लोग का ऑप्शन है टू, इस सेकंड में जाएगा वो सेकंड पाथ पे? इतना सोचेगा तो हो गया फिर। फर्स्ट क्या सोचकर, क्योंकि डायपोल के अपोजिट, सही, थोड़ा सही सोचा सर, यही तो समझाए थे सर क्या समझाए थे कि डायपोल का डायरेक्शन इधर है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अपोजिट होता है और पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ भागेगा, तो वन होना चाहिए था। एकदम सही बोला सर, यही समझाया था, टिक मार के आ गया। हाँ समर, तुम बताओ ना सेकंड ऑप्शन काहे बोल रहा है? हाँ मतलब क्या बोले, समझे नहीं। क्यू और माइनस क्यू है, ठीक है। हाँ अच्छा, मतलब तुम्हारा ये कहना है कि इधर गिरेगा इसलिए क्योंकि किससे डिस्टेंस? माइनस क्यू और टू का, प्लस क्यू का, इस प्लस क्यू का माइनस क्यू का डिस्टेंस घटता जाएगा और इससे बढ़ता जाएगा। तो वन में भी तो वही हो रहा है, वन में भी तो वही हो रहा है जी। रिपेल नहीं करेगा, मतलब ये उसको खाली खींचेगा तो आ जाएगा पास, और ये हाँ, तो एग्जैक्ट कैसे बोल रहे हो कि टू में ही आएगा? पाथ से भाई ये भी तो हो रहा है कि ये देखो वन में भी तो जा रहा है ना, तो माइनस की इसको खींच रहा था, प्लस की इसको रिपेल कर रहा था, ठीक है, वन में जा रहा था बेचारा। चलिए अब बात सुनना, अब हम क्या बोले थे और तुम लोग उसको क्या जज कर लिए। हम बोले थे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, लेकिन किस पॉइंट पर होगा? उसी पॉइंट पर, हम खाली इसी पॉइंट का बात किए थे। तुम ये मत समझना कि हम हर लाइन का बता दिए। अब हम ये बोलेंगे इसमें, समझना ध्यान से, अगर हम इस पॉइंट पर देखना चाह रहे हैं थोड़ा सा आगे, इधर अगर आ गए, इस पॉइंट पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड अपने तरफ होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा, यहाँ कौन डोमिनेट मारेगा? माइनस क्यू वाला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच होगा कि थोड़ा सा इधर लाइन अप होगा, इधर आएगा, थोड़ा सा और आएंगे तो और इधर आएगा, तो चार्ज जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही भागेगा। तो जैसे जैसे आगे जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगा हमेशा, कि थोड़ा नीचे डाउन होगा, तो इसलिए इसका पाथ कौन सा होगा? बात समझे? तो इसमें मैक्सिमम लड़का लोग वन मार के आता है, क्योंकि सिखाया जाता है वही कि डायपोल के जस्ट अपोजिट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, उधर भाग जाएगा। पर आगे जाने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही रहेगा कि चेंज होगा, नीचे होगा। तो आंसर तुम्हारा कौन सा है? टू है। इसको टिक करो फटाफट। लॉजिक समझे कि नहीं? चलिए और आगे बढ़े।
फिर माइनस तो क्या क्या? अच्छा, अगर माइनस पे जाता तो, अगर यहाँ माइनस क्यों रखते तो, चलिए ये भी बात करते हैं। किधर बताओ, किधर जाता? 6 में जाता, क्योंकि अब इधर नहीं जाएगा, अपोजिट जाएगा ना जी, क्योंकि माइनस के इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट, और उधर जाएगा तो प्लस वाला की तरफ जाएगा, इधर डोमिनेट कर जाएगा। चलिए आगे बढ़े फटाफट। तो ये सब कुछ डायपोल से रिलेटेड छोटा छोटा क्वेश्चंस था अभी, और अभी तक हम लोग सिर्फ किसके बारे में पढ़े? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल, और तीसरा एट एनी पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, ठीक है। डायपोल के कारण अब पोटेंशियल पढ़ना है, ये भी बच्चों वाला चीज है, माइनस क्यू, और दूसरा कौन सा लेते हैं? प्लस क्यू। वापस यहाँ भी 3 टाइप में पढ़ना है, कौन कौन सा? एट एक्सियल, एट इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। तीनों बनाओ फटाफट, स्टार्ट करो। वापस उसी टाइप से करना है, जल्दी। एक एक्सियल लाइन ले लो फटाफट, एक पॉइंट ले लो कोई भी, और इस पॉइंट पर फटाफट निकाल के दिखाओ। ये डिस्टेंस r, ये डिस्टेंस d, ठीक है, और उस पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल के दिखाओ जल्दी जल्दी। और लास्ट में अप्रोक्सीमेशन भी ले लेना कि r बहुत बड़ा है, और एक फाइनल v का बताओ फॉर्मूला कितना होगा, जल्दी। आया, जल्दी बताओ कितना आया। एक 2 कहीं तुम्हारा ये हो गया। चलिए फटाफट, जे वाला डिस्टेंस हो जाएगा r माइनस डी बाई टू, और ये डिस्टेंस हो जाएगा r प्लस डी बाई टू। अच्छा, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू बाय आर, तो प्लस का वहां होगा प्लस के क्यू बाय आर, और माइनस का वहां होगा माइनस के क्यू बाय आर। दोनों के लिए लिख दिए, दोनों में से के क्यू कॉमन आ जाएगा, नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4। ऊपर क्या बचेगा, जल्दी बचाओ। ये दोनों के क्यू कॉमन ले लिए, नीचे दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर क्या बचेगा? हम लोग का प्रोसेसर बहुत स्लो है जी। कितना हो जाएगा, कितना होगा? सिर्फ आर कट जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? डी बचेगा। हो गया, चलिए आगे। ऊपर हो गया के क्यू डी, और क्यू इंटू डी को मिला के क्या लिख दे? पी। तो हो गया के पी, नीचे आर स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बाई 4, और डायरेक्ट अप्रोक्सीमेशन मार ही देते हैं, बस खत्म हो गया। इतना तो आसान है, हाँ ठीक है ना। हमेशा दूसरा का चीज अच्छा लगता है। मैथ्स वाले को पूछो तो लगा नहीं बायोट है ही। अच्छा, घर नहीं तो घर वाले को डॉक्टर का जरूरत होगा। हाँ? तुमको क्या बोला, इंजीनियर बनो? तुमको घर वाले अच्छा अच्छा, तुम्हारा तो बायो है ना, तुमको भी अच्छा डॉक्टर। हाँ?
ये तो मतलब डॉक्टर का यही होता है बेचारा लोग का। हाँ पैसा। हाँ, हाँ ये भी। किसमें? डॉक्टर में ना। चल आगे बढ़े। नेक्स्ट लिखो, इक्वेटोरियल का आंसर बताओ फटाफट। देखते हैं कौन सबसे फास्ट आंसर देता है इक्वेटोरियल का। इक्वेटोरियल का सबसे देखते हैं फास्ट आंसर कौन देता है। पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल। जीरो। इक्वेटोरियल में जो डिस्टेंस प्लस क्यू का होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये हो गया इक्वेटोरियल। ये पॉइंट पर जितना प्लस क्यू का होगा उतना माइनस क्यू। अब पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो इक्वेटोरियल का आंसर कितना होगा? जीरो। समझ में आया? तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो एक्सियल में होता है केपी बाय आर स्क्वायर, और इक्वेटोरियल में कितना होता है? जीरो। एट एनी पॉइंट पी का निकाल के दिखाओ फटाफट। एकदम सही बोला, साइन का वहां कोई रोल ही नहीं होगा। बताओ आंसर, बताओ फटाफट, जल्दी बताओ जल्दी। एट एनी पॉइंट का बताओ। तो इस पॉइंट पर डायपोल किसका होगा? पी कॉस थीटा का होगा कि पी साइन थीटा का होगा? खाली पी कॉस थीटा। पी साइन थीटा का कितना होगा? जीरो। तो मेरे को ये बताओ, एक्सियल में पोटेंशियल का फॉर्मूला केपी बाय आर स्क्वायर, और यहाँ किसका लिखना है? पी कॉस थीटा। डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ नहीं होता, केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। खाली इसी का होगा, साइन थीटा का होता ही नहीं। तो नेट पोटेंशियल का आंसर हो गया केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। समझ में आया? बस। तो कोई फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बस खाली याद होना चाहिए, दो तीन चीज याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? यहाँ देखो हम लिख देते हैं फटाफट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल, अच्छा इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सियल इक्वेटोरियल। इधर देखो, एट एनी पॉइंट। एक्सियल में होता है 2 केपी बाय आर क्यूब, इसमें होता है केपी बाय आर क्यूब, इसमें होता है केपी बाय आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिए, पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल में कितना होता है? जीरो। एट एनी पॉइंट केपी बाय आर क्यूब रूट अंडर 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और यहाँ पर सिंपल याद रखना है केपी cos थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बस इतना चीज तो याद रखना, ठीक है? तो डायपोल का जो पूरा पढ़ना था, क्या फील्ड होता है, क्या पोटेंशियल होता है, वो सारा चीज पढ़ ली। चलिए, हो गया। किसका? उस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो पी कॉस थीटा का इलेक्ट्रिक फील्ड उधर लिखते हैं क्योंकि डायरेक्शन होता है, और पोटेंशियल हम सीधा लिख दें क्योंकि डायरेक्शन नहीं होता है। इसका इधर और इक्वेटोरियल का अपोजिट, तो नेट निकाल लेते हैं। अब पोटेंशियल का डायरेक्शन होता नहीं है, प्लस इक्वेटोरियल में पोटेंशियल होता भी नहीं है, खाली एक्सियल का ही होता है। तो पी का होता है केपी बाय आर स्क्वायर, तो पी कॉस थीटा का
केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, इतना चीज समझ में आ गया। डायपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया, डायपोल का पोटेंशियल भी पढ़ लिया। नेक्स्ट लिखिए, डायपोल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक डायपोल को हम ऐसा जगह रखें जहां पर पहले से कोई फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है कि यूनिफॉर्म है? कांस्टेंट है, क्योंकि स्पेसिंग सेम है, डायरेक्शन भी सेम। चलिए, तो अगर हम एक यहां डायपोल को प्लेस करते हैं, ठीक है, माइनस किधर प्लस किधर, माइनस क्यू, ऊपर क्या हो गया प्लस क्यू। ठीक है, अब मेरे को बताओ, अगर एक डायपोल को रख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, तो डायपोल का मतलब चार्ज है, यानी चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, कहां क्या भागेगा, फोर्स लगता है। तो सीधा बोलोगे चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा तो फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, क्यूई। इस पे फोर्स किधर, इधर, तो एक फोर्स इधर लगेगा, F इज इक्वल टू क्यूई। इस पर फोर्स कितना, प्लस क्यूई की माइनस क्यूई, इतना चीज सिखा रहा है, प्लस माइनस बात नहीं करना है डायरेक्शन के साथ। अब मेरे को बताओ, इसको देखने से डायपोल ऐसा है ना, इसको हम आगे खींच रहे हैं और इसको किधर खींच रहे हैं, पीछे, तो जाहिर सी बात है इसको खींचेंगे तो ये डायपोल क्या होगा, घूमेगा। घूमने को फिजिक्स में क्या बोलते हैं, टॉर्क। रोटेशन का मतलब घूमना हुआ, पर फिजिक्स में इसको कैसे डिफाइन करता है, टॉर्क से। यानी इस डायपोल में क्या एक्सपीरियंस होगा, टॉर्क। ठीक है, इसको उतारिए सबसे पहले। चलिए, अब थोड़ा थोड़ा 11th घुसेगा ना। अच्छा, एक और चीज बताओ, ये एंगल थीटा किसके बीच है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच। यहाँ लिख लेते हैं थीटा एंगल बिटवीन P वेक्टर एंड E वेक्टर। ठीक है, हाँ, चलिए, अब टॉर्क जो निकालना, अच्छा इसको आगे बात करेंगे, टॉर्क पहले निकालते हैं। ठीक है, ये वाला भी एंगल थीटा होगा, ये वाला भी एंगल पक्का ना, तो कंफ्यूज कभी हो जाए, ये थीटा ये थीटा ये भी थीटा। चलिए, अब इस पॉइंट के अबाउट ये फोर्स को कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज, इधर ही घुमाने की कोशिश करेगा, और ये भी इसको कैसे घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज। तो ये भी ऐसे घुमाने का कोशिश कर रहा है, ये भी ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहा है क्या, अपोज कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो दोनों का टॉर्क ऐड होगा। टॉर्क का फॉर्मूला था आर एफ साइन थीटा, तो यहां लिखेंगे टॉर्क का फॉर्मूला, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना होगा, d/2, फोर्स कितना हो गया, क्यूई, और फोर्स, फोर्स इधर है, सॉरी डिस्टेंस इधर है, फोर्स इधर है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा, यहां लिखेंगे साइन थीटा। ये खाली इसका टॉर्क लिखे हैं, क्या सेम टू सेम टॉर्क इसका भी होगा भाई, तो इसको डायरेक्ट क्या करेंगे, इंटू टू, टू टू कैंसिल हो गया, और साथ में Q इंटू डी को एक साथ P लिख सकते हैं, तो टॉर्क हो गया P E साइन थीटा। ये हम मैग्नीट्यूड में लिखा है। अब याद करो, ए बी साइन थीटा को A क्रॉस B लिखें कि A डॉट B लिखें, A क्रॉस B, क्योंकि हम लोग वेक्टर्स पढ़े हैं, तो इसको अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है
तो लिखेंगे P क्रॉस E, यही ना। E क्रॉस P काहे नहीं लिखे? ये देखो ध्यान से देखो, याद करो, वहां डायरेक्शन भी समझाए थे। P इधर है और E इधर है, तो P क्रॉस E इसलिए ऐसे घूम रहा है, तो सही आया। अगर हम लोग E क्रॉस P करते हैं तो कैसे उड़ रहा है? उल्टा आ रहा है, इसलिए हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे? P क्रॉस E। उतारिए इसको यहाँ पे, क्या है लेकिन थोड़ा नहीं यार, इतना आ गया होगा, इतना हाँ? अच्छा, इसलिए याद था ना। हाँ, चलिए लिखिए फटाफट। हो गया, चलिए P क्रॉस E। अब एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, यहाँ पर E हम यूनिफॉर्म लिए कि नॉन यूनिफॉर्म? पहला केस 1 डालिए, केस 1, इसके बाद केस 1। अगर E यूनिफॉर्म है, ठीक है, अगर E यूनिफॉर्म होगा तो उस डाइपोल पे अगर हम नेट फोर्स का बात करें, नेट फोर्स ऑन डाइपोल, कितना आएगा? देख लो, इस पर नेट फोर्स कितना है? अरे गधा लोग, आगे फोर्स कितना है? QE, पीछे फोर्स कितना है? QE, तो नेट फोर्स कितना होगा? 0। वही तो बात बात वही तो है, ठीक है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। नेट फोर्स 0 का मतलब वो, अच्छा फोर्स देखो, हमेशा देखो, थोड़ा याद करा देते हैं। फोर्स से मतलब होता है ट्रांसलेशन मोशन का, और टॉर्क का मतलब होता है रोटेशनल मोशन का। ये पंखा कौन से मोशन में है? रेस्ट पे है, ना ट्रांसलेट कर रहा है ना रोटेट कर रहा है। ये रोटेशनल में है, ट्रांसलेशन में नहीं, ठीक है। तो अगर ये रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, तो इस पर नेट फोर्स 0 होगा, क्योंकि नेट फोर्स 0 नहीं होता तो ये भाग जाता है यहां से, ठीक है। एक ब्लॉक को अगर हम एक फोर्स देते हैं तो खाली ट्रांसलेट करता है, टॉर्क होता ही नहीं है, इसलिए घूमता नहीं है। उसी तरह से अगर एक फुटबॉल को हम ऐसे आगे फेंक दें जो रोटेट भी करेगा और आगे भी जाएगा, उससे क्या होगा? दोनों होगा, नेट फोर्स भी लगेगा और नेट टॉर्क भी लगेगा, ठीक है। तो फोर्स और टॉर्क, ऐसा नहीं कि फोर्स 0 है तो कैसे घूम रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है यहां पर, तो जब E यूनिफॉर्म होगा, F नेट कितना होगा? 0। नेट टॉर्क होगा कि नहीं होगा? होगा। चलिए केस 2, जब E तुम्हारा होगा नॉन यूनिफॉर्म, F नेट कुछ तो होगा, क्योंकि अगर हम पिछला स्लाइड देखें तो अगर दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा तो यहाँ Q इंटू E1 और यहाँ Q इंटू E2, तो नेट फोर्स 0 होगा कि नॉन 0 होगा? नॉन 0। अरे कहाँ चले गए हम? नॉन 0। और नेट टॉर्क, गजब बात कर रहा है, टॉर्क तो होगा ही। इस पेन को तुम ऐसे खींच रहे हो ना, तुम आगे जोर से खींचो चाहे पीछे जोर से खींचो, उससे कोई मतलब नहीं, घूमेगा तो 100%। यानी दोनों केस में टॉर्क तो होगा ही होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हुआ हर जगह डायरेक्शन, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब कोई चीज वेरी होना चाहिए, या तो मैग्नीट्यूड,
या तो डायरेक्शन या फिर दोनों। फॉर एग्जाम्पल जब तुम बात छेड़े हो तो इसको बढ़िया से करते हैं। पहला केस, दूसरा केस। इस केस में क्या चीज वेरी कर रहा है? स्पेसिंग अलग अलग है, मैग्नीट्यूड वेरी कर रहा है, तो ये क्या डायरेक्शन, और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म। इस केस में खाली डायरेक्शन में देखो स्पेसिंग सेम है ना, पर इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब ये भी नॉन यूनिफॉर्म है, ये भी नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें दोनों चेंज हो रहा है, इसमें एक ही चेंज हो रहा है। समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यानी कि अब तुमसे अगर हम पूछें एक स्टेटमेंट में, नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, ट्रू या फॉल्स? धीरे धीरे पूछते, धीरे धीरे। नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, फॉल्स लिखना है, क्योंकि वहां बताना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म। समझ में आया? नेट टॉर्क इज ऑलवेज नॉन जीरो इन एन यूनिफॉर्म इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ये ट्रू है। समझ में आया? टॉर्क तो हमेशा रहेगा, पर फोर्स लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। उतारिए इसे। अरे बाप, आगे जाके ना वो फोर्स भी निकाल लेंगे, ये जो नॉन जीरो लिखे हैं ना, आगे जाके ये फोर्स भी निकाल लेंगे, कितना फोर्स लगेगा ना, सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए। अच्छा, केस वन, ठीक है। टॉर्क जीरो किस थीटा के वैल्यू पे होगा? बस थीटा 0 डिग्री और 180 डिग्री, दोनों पे होगा ना, क्योंकि हमको टॉर्क जीरो करना है तो साइन थीटा को जीरो करना होगा, और जीरो दो ही केस में होता है, 0 और 180। टॉर्क हमको सबसे मैक्सिमम करना है। इन दोनों केस में टॉर्क तो जीरो होगा, ये 100% है। जब थीटा 90 डिग्री होगा उस केस में टॉर्क का वैल्यू पी होगा, 2 सेंटीमीटर टॉर्क है। दोनों में से कौन सा ज्यादा है? दोनों में से कौन सा ज्यादा है? दोनों डायरेक्ट। हाँ, टॉर्क स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है, तो प्लस और माइनस वहां कुछ नहीं बताता, वो क्या बताता है? डायरेक्शन। समझ में आया? प्लस पी में क्लॉकवाइज घूमेगा तो माइनस पी में एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ठीक है, चलिए। अब हमको यहां से बात नहीं करना, अब हमको इन दोनों को पकड़ना है, 0 और 180। टॉर्क जीरो का मतलब वो इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? टॉर्क जीरो इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? हाँ, ये सही बोला, क्योंकि अब जब हम लोग मोशन को दो में डिफाइन कर दिए हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशनल, तो अगर हम इक्विलिब्रियम का भी बात करेंगे तो दो का बात करेंगे, ट्रांसलेशन या रोटेशनल। तो अगर हम रोटेशनल इक्विलिब्रियम का बात करेंगे तो इस केस में होगा कि नहीं होगा? रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है कि नहीं है? इसी वाला है, 100% है। इसको उतारो, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं फिर। हो गया, आगे बढ़ा जाए। अब हम दो केस बनाते हैं। चलिए,
दो डायग्राम में बताओ, इस डायग्राम में थीटा का वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, इस केस में 180। ठीक है, दोनों केस में नेट टॉर्क 0। तुम अगर देखना भी चाहो तो भी पता कर सकते हो कि अगर ये वाला इधर माइनस होगा और इधर क्या होगा प्लस, इस एंड पर फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट। इस एंड पे फोर्स आगे। तुम बताओ किसी भी चीज को ऐसे खींचोगे कभी घूमेगा? कभी नहीं घूमेगा। इसलिए नेट टॉर्क कितना है? 0। ये माइनस और ये प्लस, इस पे फोर्स किधर होगा? इधर। इस पे फोर्स इधर, तो इसको एक तरह से इसको दबा रहा है, तभी नहीं घूमेगा। ठीक है, अब दोनों इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, कौन? स्टेबल और अनस्टेबल, दो टाइप का होता है। अब हमको ये जानना होगा, और स्टेबल और अनस्टेबल कहाँ बात करते हैं? इक्विलिब्रियम में ही बात करते हैं। अब यहाँ पर एक स्टेबल है और एक अनस्टेबल है। कैसे पता करते हैं कि वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल? हाँ, रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब क्या होता है, इसको हम यहाँ समझाते हैं। जिस टाइप से वहां भी हम क्लास 11th में ही समझाए थे। एक कटोरा ऐसा है, एक कटोरा उल्टा है। एक बार बॉल को यहाँ रखें और एक बार बॉल को जस्ट इसके ऊपर रोक के रखें, दोनों रुका रहेगा। नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी, नेट फोर्स 0 है। कौन इक्विलिब्रियम में है? अभी दोनों इक्विलिब्रियम में है। कौन स्टेबल है? ये वाला स्टेबल है। कैसे कि अगर इसको यहां से हिला दे थोड़ा सा तो ये वापस आ जाएगा। उसको हिलाओगे तो वापस आएगा? कभी नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम में था, लेकिन ये कैसा था? अनस्टेबल। ये कैसा था? स्टेबल। वही काम यहां कर लो। वहां हम लोग डिस्प्लेस करके देखे थे, रोटेशनल में हम घुमा के देख लेंगे। घुमाए वापस आ गया तो स्टेबल है, नहीं आया तो स्टेबल नहीं है। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, इसको घुमाते हैं थोड़ा सा। ऐसे देखो, ध्यान से इसको ऐसे घुमाते हैं, ये ऐसे हो गया। अब मेरे को बताओ, अगर इसको ऐसे घुमा दे तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, तो ये वाला टॉर्क वापस ऐसे क्रिएट हो रहा है वापस लाने के लिए। तो यानी कि इसको अगर ऐसा घुमा के छोड़ दे तो वापस आ गया। इसको घुमा के देखते हैं एक बार, क्या होना चाहिए। इसको अगर घुमा दे तो इस पे फोर्स इधर, इस पे फोर्स इधर, थोड़ा सा घुमाए तो और ही घूम जाएगा वो। तो इसलिए हम इसको बोलेंगे कि ये वाला कैसा है? स्टेबल। और स्टेबल थीटा के किस वैल्यू पे होता है? 0 पे। और अनस्टेबल थीटा के किस वैल्यू पर होता है? 180 पे। समझे? उतारिए इसको। हाँ, अरे तुम एक काम करो, तुम पेन को ऐसे दबाए रखना और हम हल्का सा पेन डिस्टर्ब कर देंगे, हाथ ऐसे नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। और हम इसको खींच रहे हैं, ऐसे हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे तो वापस तो आ जाएगा ना, अपना पोजीशन में आ जाएगा। इसलिए ये स्टेबल है और ये कैसा है? अनस्टेबल। तुम प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। हाँ, चलिए हो गया। थोड़ा इसको आगे और एक लेवल लेके जाएंगे। डिस्टर्ब करने पर वो तो वापस आएगा ही नहीं, उसका तो बात ही छोड़ो। डिस्टर्ब करने पे ये वापस आएगा, और ये वापस आएगा कि ऑसिलेट कर रहे हैं? ऑसिलेट करेगा। ऑसिलेट करेगा इसका मतलब वो एसएचएम करेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत बच्चे वाला चीज है। देखो इधर देखो, इधर देखो, थोड़ा सा अगर एसएचएम हल्का सा तो पी टॉर्क कितना लगता है किसी भी एंगल पे? पी साइन थीटा। मान के चलो इसको थीटा डिस्टर्ब कर दिए, टॉर्क कितना? पी साइन थीटा। अब याद करो, एसएचएम होने के लिए फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना था किसके? एक्स के। तो रोटेशनल में टॉर्क को किसके प्रोपोर्शनल होना होगा?
थीटा के, कुछ नहीं करेंगे, टॉर्क इज इक्वल टू पीई। थोड़ा सा ऑसिलेट करेंगे तो थीटा बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, और थीटा बहुत छोटा तो साइन थीटा को, ये सब मैथ्स में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? इसका वैल्यू साइन थीटा थीटा होता है, टेन थीटा थीटा होता है। चलिए, तो यहां पर हम ये बोलेंगे, उसको थोड़ा सा ऑसिलेट किए तो थीटा बहुत क्या है, छोटा, छोटा है तो साइन थीटा क्या लिख दे, थीटा। अब मेरे को यहां बताओ, क्या इस पॉइंट पर टॉर्क थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? तो एसएचएम 100% करेगा, तो इसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई रूट अंडर एम बाई के होता था, तो रोटेशनल में एम की जगह लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और के याद है वो कांस्टेंट होता था, कौन सा कांस्टेंट जो इस थीटा के आगे आएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया कौन सा, पी। बस हो गया खत्म। आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और याद है ना वो थीटा एक्स के आगे जो भी होता था उसको के मान लेते थे, यहाँ थीटा के आगे जो होगा उसको के मान लेंगे, तो एम बाई के जगह लिखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिवाइडेड बाय के, ये हो गया उसका टाइम पीरियड।